नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी यूनिट 9 हिंदी निबंध की श्रृंखला चल रही थी, उसी में आज हमारा अगला निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आज हम इसका मूल पाठ और जो भी इस निबंध से जुड़े हुए तथ्य हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, साथ में हम 4 साल के जो हमारे PYQ हैं, पिछले साल जो हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं नेट में, उनकी भी साथ में चर्चा करेंगे कि इस निबंध से हमारे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, साथ में हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा निबंध है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस निबंध के प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन 1951 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम निबंध पर जाने से पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। कुछ जो भी तथ्य लेखक के बारे में जुड़े हुए हैं पहले हम उनकी चर्चा करेंगे। पहले हम लेखक के बारे में देखेंगे। तो लेखक हैं इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो समय काल रहा है वो 1907 से 1979 रहा है, 89 तक। यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म है वो 1907 में है और जो उनका स्वर्गवास है वो 1989 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब पहला बिंदु है हमारा द्विवेदी जी के बारे में कि द्विवेदी जी शुक्लोत्तर युग के ललित निबंधकार हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आप दो चीज़ ध्यान रखना। पहली बात तो वो शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं, यानी निबंध का जो विभाजन है वो शुक्ल जी को आधार बनाकर किया गया है, जिसमें शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग है। तो जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो आचार्य शुक्ल जी के बाद आते हैं, तो उनका जो युग है वो शुक्लोत्तर युग है। ठीक है दोस्तों, और वो कैसे निबंधकार हैं तो वो ललित निबंधकार हैं, यानी द्विवेदी जी हैं उन्होंने ललित निबंध ज़्यादा लिखे हैं, तो वो ललित निबंधकार हैं। नेक्स्ट बिंदु है उनके निबंधों में संस्कृति, भाषा विज्ञान, दर्शन, इतिहास, कल्पना, मिथक और समकालीन जीवन का एक अपूर्व रस दिखाई पड़ता है। यानी अगर हम सु अगर हम द्विवेदी जी के निबंधों की बात करें तो उनके निबंधों में हमें संस्कृति, भाषा विज्ञान, दर्शन, इतिहास, कल्पना, मिथक और समकालीन समय से यानी अपने समय से जुड़े हुए जो विचार हैं उन्हीं को उन्होंने समाहित किया है उन्होंने अपने निबंधों में। नेक्स्ट है परंपरा और इतिहास बोध द्विवेदी जी की समूची साहित्य साधना का केंद्र बिंदु रहा है। यानी दोस्तों परंपरा और इतिहास बोध, ठीक है दोस्तों, यानी जो हम जो हमारे द्विवेदी जी हैं वो परंपरा और इतिहास बोध को लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परंपरा और इतिहास बोध द्विवेदी जी की समूची साहित्य साधना का केंद्र बिंदु रहा है। किसी विचार की व्याख्या करते हुए कारण कार्य संबंध, तर्क युक्त निज मत प्रकाशन और निष्कर्ष प्राप्ति उनकी शैली में सर्वत्र व्याप्त मिलती है। इनके निबंधों में बातचीत शैली का प्रयोग मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इनके निबंधों में हमें क्या देखने को मिलता है, तो बातचीत शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। दोस्तों जो इतिहास बोध है वो इसी पॉइंट में आप देखें कि किसी विचार की व्याख्या करते हुए उसके कार्य कारण संबंध, तर्क युक्ति, इन सब के साथ अगर हम वो किसी विचार की बात करते हैं या कोई बात करते हैं तो उससे वो इतिहास से लेकर जोड़ते हैं उस वाक्य को, उस विचार को, और फिर उसका कार्य कारण संबंध बताते हुए उसकी आगे चर्चा करते हैं। तो इसी को हम इतिहास बोध कहते हैं। तो इससे इतिहास बोध क्या है हमारा कि किसी विचार की व्याख्या करते हुए कार्य कारण संबंध, तर्क युक्त निज मत प्रकाशन और निष्कर्ष प्राप्ति तक उनकी शैली में सर्वत्र व्याप्त मिलती है। अगर हम नेक्स्ट बिंदु करें द्विवेदी जी के बारे में तो वो हम देखेंगे कि द्विवेदी जी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। यानी जो द्विवेदी जी हैं वो निबंध को परिभाषित करते हुए कहते हैं, निबंध के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। यानी जो हमारा निबंध है वो व्यक्ति की स्वाभाविक चिंता है, यानी स्वाधीन चिंता है, उसी के द्वारा वो निबंध निकलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, तो उन्होंने क्या कहा है कि विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है, जैसे कबीर और रविंद्रनाथ दोनों एक जगह पर मिल गए हैं। यानी जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कहते हैं कि सबसे पहले तो विचारों की तेजस्विता। ठीक है दोस्तों, ये कोटेशन आप ध्यान रखना, ये पूछ सकता है क्योंकि जो हमारे द्विवेदी जी हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस में, कि जो विचारों की तेजस्विता और कठिन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है,
जैसे कबीर और रविंद्रनाथ दोनों एक जगह पर मिल गए हों। यानी वो कहते हैं कि एक तरफ कबीर के विचार लीजिए, एक तरफ रविंद्रनाथ जी के विचार लीजिए, तो उन दोनों को जैसे बीच में मिलकर एक कर दिया हो। तो इसी प्रकार कबीर और रविंद्रनाथ दोनों एक जगह पर मिल गए हों। ऐसे ही हमारे जो द्विवेदी जी हैं उनके विचार देखने को मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि आचार्य शुक्ल से असहमति के बिंदु। तो दोस्तों मैंने साथ ही साथ ये भी रखा है साथ में कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और भी अपने जीवन काल में क्या साहित्य में योगदान दिया है। तो उसमें सबसे पहले जो अपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो शुक्ल जी का माना गया था कि एक ठोस जो प्रतिक्रिया हुई वो शुक्ल जी के इतिहास के द्वारा ही हुई। तो फिर इस शुक्ल जी के बाद हमारा फिर जो द्विवेदी जी हैं उन्होंने इतिहास लिखा, उसकी व्याख्या की। तो उसमें जो शुक्ल जी और द्विवेदी जी से असहमति के बिंदु हैं वो निम्नलिखित से हमें 3 जगह देखने को मिलेंगे। जैसे सिद्धनाथ साहित्य है, ठीक है दोस्तों, जो सिद्धनाथ साहित्य है उसमें शुक्ल जी के विचार अलग हैं और जो हमारे द्विवेदी जी हैं उनके विचार अलग हैं। उसमें शुक्ल जी कहते हैं कि जो सिद्धनाथ साहित्य है उसे हम साहित्य में नहीं रखेंगे, लेकिन फिर जब द्विवेदी जी आते हैं तब वो जो अपनी परंपरा और इतिहास बोध के द्वारा जब वो कार्यकाल संबंध बताते हुए कहते हैं कि अगर सिद्धनाथ साहित्य अगर हम जाति साहित्य मान लें या जो प्रचार मात्र लें, धर्म का साहित्य मान लें, तो फिर ऐसे तो हमें पूरा आदिकाल ही अलग कर देना होगा साहित्य से। तो फिर साहित्य हमारा रख लिया जाता है, यानी सिद्धनाथ साहित्य है वो हमारा हिंदी साहित्य में मान लिया जाता है। ऐसे ही जो नेक्स्ट बिंदु है वो है भक्ति काल के उदय की व्याख्या। यानी एक तरफ भक्ति काल के उदय की व्याख्या शुक्ल जी ने की है, फिर बाद में आके द्विवेदी जी ने की है। तो जो भक्ति काल के उदय की व्याख्या है वो शुक्ल जी के अगर हम शब्दों में देखें तो शुक्ल जी कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि शुक्ल जी उसमें बोलते हैं कि ये जनता हताश हो चुकी थी, तो ये जनता के पास और कोई काम नहीं था, वो भगवान का नाम ही ले सकती थी। यानी एक तरफ युद्ध चल रहे थे, एक तरफ जो मुगलों का शासन था उसमें इतना उनका कुछ चल नहीं रहा था, बस चल नहीं रहा था, वो सताए हुए थे। तो वो एक तरह से सताए हुए थे। और जो फिर द्विवेदी जी आए उन्होंने भक्ति काल की व्याख्या करते हुए कहा कि ये तो भारतीय जनता का स्वाभाविक विकास है। ठीक है दोस्तों, तो इस जगह उन्हें असहमति के बिंदु मिलते हैं। और जो तीसरा है वो है संत काव्य और विशेषतः कबीर की महत्ता को लेकर। यानी जो कबीर हैं, कबीर को लेकर काफ़ी विवाद रहा है हमारे हिंदी साहित्य में। तो उसी में वो कहते हैं, एक तरफ जो शुक्ल जी हैं वो कबीर को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन अंत में आके जब द्विवेदी जी आते हैं तो फिर वो कबीर पर एक अपनी समूची पुस्तक ही लिख देते हैं कबीर नाम से। तो उसमें वो कबीर जी की महत्ता को दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम द्विवेदी जी के निबंधों की बात करें तो उनके निबंध संग्रह को हम देखेंगे। तो सबसे पहले है उनका निबंध अशोक के फूल। ठीक है दोस्तों, अशोक के फूल जिसका प्रकाशन वर्ष 1948 है। यानी द्विवेदी जी के अब निबंध संग्रह की बात करें तो उनका सबसे पहला निबंध संग्रह है वो है अशोक के फूल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1948 है। जिसमें हमें निबंध देखने को मिलेंगे, अशोक के फूल है, बसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, एक वर्ष, घर जोड़ने की माए, घर जोड़ने की माए। ठीक है दोस्तों, तो ये निबंध हैं वो हमारे अशोक के फूल में उनके संकलित हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्पलता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट निबंध संग्रह है हमारा वो है कल्पलता, जिसका प्रकाशन वर्ष 1951 है। इसमें हमारे महत्वपूर्ण अगर उनके निबंध देखें तो इसमें एक है शिरीष के फूल और एक जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट निबंध संग्रह है उनका मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार और प्रभा, कुटज और साहित्य सहचर। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें आप देखते चलिए। तीसरा हमारा मध्यकालीन धर्म साधना, इसका प्रकाशन वर्ष 1952। विचार और वितर्क, इसका प्रकाशन वर्ष 1957। विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964 और साहित्य सहचर 1965। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे द्विवेदी जी के निबंध संग्रह हैं। तो अंत में आता है हमारा अंतिम उनका जो निबंध संग्रह है वो है आलोक पर्व। ठीक है दोस्तों, इसका प्रकाशन 1972 है, जिस पर 1973 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने निबंध संग्रह की बात की। दोस्तों निबंध और आलोचना काफ़ी मिलते जुलते विषय हैं। तो हम साथ साथ इसमें लेखक ने आलोचना क्या की है, उसने आलोचना में भी कुछ किया है तो उसकी भी चर्चा करते चलेंगे। तो अगर हम उनकी आलोचना की पुस्तकों की बात करें तो उनमें उनकी सबसे पहली है सूर साहित्य। ठीक है दोस्तों, यानी सूर साहित्य उनकी पहली आलोचनात्मक पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ। द्विवेदी जी की पहली रचना है ये।
इसमें जयदेव विद्यापति तथा चंडीदास की राधा का तुलनात्मक अध्ययन किया है। और इसमें इन्होंने सूर साहित्य में उन्होंने जब पहली बार क्या किया है कि जयदेव की राधा और विद्यापति की राधा और चंडीदास की राधा का तुलनात्मक अध्ययन किया है। यानी जो राधा के कैरेक्टर में कैसे कैसे परिवर्तन आए, जयदेव के यहाँ राधा किस प्रकार आई, विद्यापति के यहाँ किस प्रकार आई और चंडीदास के यहाँ राधा का जो स्वरूप है वो कैसा देखने को मिलता है, इसी का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। साथ ही उसका कंपेयर जो है सूर साहित्य में सूरदास की जो राधा है उनसे कंपेयर कराई। और हम नेक्स्ट उनकी आलोचनात्मक पुस्तक की बात करें तो वो है हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य की भूमिका भी इन्होंने लिखी। तो इसमें इसका प्रकाशन वर्ष 1940 है, इसे आप ध्यान रखना। इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक सांस्कृतिक व्याख्या की है, यानी हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक सांस्कृतिक व्याख्या, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य को एक प्रकार से इतिहास से जोड़कर और अपनी संस्कृति से जोड़कर इसकी व्याख्या की है। तो ये है। और नेक्स्ट पुस्तक है हमारी कबीर। ठीक है दोस्तों, अभी जो मैंने बताया कि उन्होंने कबीर पर एक पुस्तक ही लिख ली, तो नेक्स्ट पुस्तक उनकी आलोचनात्मक कबीर है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1942 है। इस पूरी पुस्तक में उन्होंने सिर्फ कबीर को लिया है और उनकी महत्ता का वर्णन किया है। और नेक्स्ट पुस्तक है हमारी हिंदी साहित्य का आदिकाल। उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल नाम से एक पूरी पुस्तक लिखी। यानी जो असहमति का बिंदु था उसमें एक ये भी था पहला कि आदिकाल में जो साहित्य है वो जैन साहित्य और इसको लेकर था, सिद्धनाथ साहित्य को लेकर। तो इसको लेकर उन्होंने एक पूरी पुस्तक लिखी, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका प्रकाशन वर्ष 1952 है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि पिछले कई वर्षों में अगर आपने क्वेश्चन पीवाई की देखे हों तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनमें से 4 पूछ देगा और पूछेगा कि आप इन्हें प्रकाशन वर्ष के हिसाब से लगाइए, तो इस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट पुस्तक है उसकी सहज साधना उनकी, इसका प्रकाशन वर्ष 1963 है। फिर है कालिदास की लालित्य योजना, इसका प्रकाशन वर्ष 1965 है। कालिदास की लालित्य योजना में इन्होंने कालिदास के माध्यम से भारतीय सौंदर्य की चर्चा की है। यानी कालिदास के लालित्य योजना में उन्होंने कालिदास के जो साहित्य है उसमें जो सौंदर्य है और जो आज का भारतीय सौंदर्य है उसमें आए परिवर्तनों की व्याख्या की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, इसका प्रकाशन वर्ष 1970 है। तो हमने उनकी आलोचनात्मक पुस्तक कौन कौन सी देखी? पहली सूर साहित्य, जिसका प्रकाशन वर्ष 1930। फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन वर्ष 1940। फिर है कबीर, जिसका प्रकाशन वर्ष 1942। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। सहज साधना 1963। कालिदास की लालित्य योजना 1965 और मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में देखा। अब हम आते हैं मूल निबंध पर, अपने पर नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे। तो इसके हम पॉइंट पे देखते हैं। पहला पॉइंट है कि यह कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। यानी जो हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं वो निबंध हमारा कल्पलता जो निबंध संग्रह है उनका दूसरा निबंध संग्रह है। पहला अशोक के फूल है, दूसरा कल्पलता है, तो जिसका प्रकाशन वर्ष 1951 है। तो जो हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध है हमारा, ये कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। इसमें कुल 20 निबंधों का संकलन किया गया है। यानी जो हमारा कल्पलता निबंध संग्रह है इसमें कुल 20 निबंधों का संकलन किया गया है। एक मिनट, इन 20 निबंधों के हम शीर्षकों को देखें तो ये शीर्षक इस प्रकार हैं। पहला हमारा निबंध है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। फिर है आम फिर बौरा गए, शरीफ के फूल, भगवान महाकाल का कुंठा नृत्य, भगवान महाप्राण के बाल, ठाकुर जी की बतौर, संस्कृतियों का संगम, समालोचक की डांक, महिलाओं की लिखी कहानियाँ, केतु दर्शन, ब्रह्मांड का विस्तार, वह चला गया, साहित्य संस्थाएं क्या कर सकती हैं, हम क्या करें, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य, आंतरिक शुचिता भी आवश्यक है, समस्याओं का सबसे बड़ा हाल, साहित्य का नया कदम, आदिकाल के अंतर प्रांतीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्व। तो इसमें हमारे 20 निबंध हैं, उनके शीर्षक इस प्रकार हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखे। इनमें से कुछ निबंध दोस्तों महत्वपूर्ण हैं जिन्हें हमें याद रखना ही चाहिए। इनमें से एक हमारा जो हमारे मूलक पाठ्यक्रम में है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। फिर एक है जिसकी चर्चा हमें साहित्य में मिल जाएगी, वो है आम फिर बौरा गए, शरीफ के फूल, समालोचक की डांक और मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य। तो इन निबंधों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम इस निबंध में देखें कि इस निबंध में क्या है। तो नेक्स्ट बिंदु है इस निबंध का कि इस निबंध में उनका मानवतावादी स्वर प्रमुख रहा है। यानी मानवता, मनुष्यता
इसमें उन्होंने मुख्य प्रमुख स्थान रखा है। नेक्स्ट बिंदु है नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक है और उन्हें काटना मनुष्यता का प्रतीक। दोस्तों जो उन्होंने ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें जो अगर हम शीर्षक में देखें तो वो सीधा क्वेश्चन करते हैं इसमें कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसकी उन्होंने चर्चा करते हुए बताया है कि नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक है और उन्हें काटना मनुष्यता का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। ये है जब हम मूल पाठ का अध्ययन करेंगे तो आगे आएगा। इसमें प्राचीनता एवं नवीनता का समन्वय किया है, यानी प्राचीन और अभी के माध्यम से प्राचीन और आधुनिक नवीनता दोनों को इन्होंने मिश्रित करके निबंध को बढ़ाया है। साथ ही 15 अगस्त की चर्चा है, जिसमें 15 अगस्त में उन्होंने जो स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, उसकी चर्चा की है, यानी उस शब्द की चर्चा की है जो हम आगे देखेंगे। फिर है निबंध में आए अन्य लोगों के नाम। दोस्तों ये अन्य लोगों के नाम जो उन्होंने निबंध में लिए हैं उनमें किस किस की चर्चा की है। तो सबसे पहले दधीच मुनि की चर्चा की है। फिर बादशाहन के कामसूत्र, जो पुस्तक है बादशाहन की कामसूत्र, इसकी भी उन्होंने चर्चा की है। कालिदास की भी चर्चा की है। जब वो कालिदास की चर्चा करते हैं तो उसमें उन्होंने कहा है कि कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट उन्होंने गौतम बुद्ध को देखा है, जिसमें उन्होंने कहा है गौतम बुद्ध के बारे में कि गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। नेक्स्ट है उन्होंने जो गांधी जी के बारे में कहा है कि एक बूढ़ा कहता था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट करो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम की बड़ी चीज़ है, यानी प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वो हमारे भीतर की चीज़ है। यानी इसमें उन्होंने गांधी जी के विचारों को भी लिया है। नेक्स्ट है नाखून के बारे में, ये कोटेशन आप ध्यान रखना कि वे कमरात रोज बढ़ते हैं, यानी वे कम वक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोट कोट गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। और इसमें अगर नाखूनों के बढ़ने की चर्चा है तो इसमें एक प्रसंग ये भी आता है कि गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य के लोग छोटे नखों को। ये आप ध्यान रखना। अभी हम जब मूल पाठ का अध्ययन करेंगे तो आपको सब समझ आएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी बात करेंगे कि इस जो हमारा निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे आए हुए हम प्रश्नों की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें जो हमारा पिछली बार आए हुए हैं, उनमें से पहला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। यानी उसने पूरे निबंध से 2 लाइनों को उठाया और उन 2 लाइनों के माध्यम से वो पूछ रहा है कि उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से ली गई हैं या उद्धृत हैं। तो उसने कौन सी पंक्तियां ली हैं? तो मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। तो ये अभी हमने देखा था, ये हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी निबंध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध से संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा उसे नाखून की जरूरत थी। ये बात हमारी सही है। अभी हम जब निबंध पढ़ेंगे तो आप उसमें देखना। मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, यह उसकी भयंकर पाशवती व्यक्ति के जीवन प्रतीक है। यानी ये भी हमारी लाइन बिल्कुल सही है, ये हमारे निबंध में आई हुई है। फिर है वाल्मीकि के रामायण से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जब के संवारता था। ये भी बात सही है। समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूं भी तो नहीं भूल सकता। ये हमारे इस निबंध में नहीं है। विवर्त देश के लोग इन दिनों बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे और उत्तर पूर्व के लोग छोटे नखों को। तो ये हमारी बात गलत है, क्योंकि इसमें जो विवर्त देश है और उत्तर पूर्व है, ये ना हो कि हमारे उत्तर और दक्षिण जो देश लिए गए हैं तो वो हैं।
तो यानी जो हमारा ऑप्शन सही है वो ABC हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से ABC ऑप्शन सही नहीं है, तो ये हमारे जो ये वाला क्वेश्चन है ये हमारे आयोग ने गलत कर दिया था बाद में, लेकिन जो इसके जो आंसर सही होंगे वो A और B और C सही होंगे। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसने पूछा है, एक तरफ निबंध दे दिए हैं, दूसरी तरफ वो निबंधकार दिए हैं। ऐसे प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सरदार फूल सिंह, विद्यानिवास मिश्र। और एक तरफ जो निबंध है वो सच्ची वीरता, तुम चंदन हम पानी, कुटज और मनोयोग। तो प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो उनका निबंध है वो है तुम चंदन हम पानी, नहीं सॉरी दोस्तों, मनोयोग है उनका। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है वो कुटज है, आपने शायद पढ़ा हो। सरदार फूल सिंह का है सच्ची वीरता, और विद्यानिवास मिश्र का है तुम चंदन हम पानी। ठीक है दोस्तों। अब तो हमने क्वेश्चन देखे किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से हमने देखा कि ज़्यादातर वो पंक्तियों को लेकर पूछ दे रहा है कि इसमें से ये पंक्ति कौन से निबंध से उद्धृत है। तो हमें निबंध का जो पार्ट है वो भी हमें ध्यान में रखकर ही करना होगा। तो अब हम निबंध की चर्चा करेंगे। एक मिनट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों निबंध देखते हैं। कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। यानी काट दीजिए, जो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति वे फिर छूटे ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये कितने बेहया क्यों हैं। यानी वो आप द्विवेदी जी की जो दृष्टि है वो देख के चलना, तो वो किस प्रकार एक विषय को उठाते हैं और किस प्रकार उस विषय की धीरे धीरे व्याख्या करते जाते हैं। तो इसमें हमने देखा कि उन्होंने बताया कि मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी जो लेखक है यानी द्विवेदी जी हैं, वो कहते हैं कि मेरी एक छोटी लड़की थी तो पास में ही थी, तो उसने अचानक पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, और मैं कुछ सोच नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं। तो उन्होंने इसी के माध्यम से इसका विषय बनाया है। अब आगे देखें। तो कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा उसे नाखूनों की जरूरत थी। उसके जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। यानी जो पहला स्थान था वो नाखूनों का ही था, फिर उसके बाद दांत थे जो उसके अस्त्र थे। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों से को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के डेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की बानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे, इसमें वो बताते हैं। फिर कहते हैं कि उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। यानी फिर वो कहते हैं कि जो मानव है पहले वो अपने दांतों से ही और अपने हाथों के जो नाखून है उनको ही अपना अस्त्र मानकर अपने प्रतिद्वंदियों से लड़ सकता था, लेकिन धीरे धीरे उसने जब विकास किया तो फिर उसने पत्थर और डेले उनसे काम लिया। फिर उसने हड्डियों के हथियार तो बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र। वज्र जो दधीच मुनि की हड्डियों से बना था। यानी जो सबसे जो ताकतवर हथियार था, सबसे मजबूत और ऐतिहासिक जो माना जाता है, वो हड्डियों से बना हुआ हथियार था, वो राजा वज्र का था, जो दधीच मुनि की हड्डियों से बना हुआ था। यानी जो देवताओं के राजा वज्र जो इंद्र हैं उनका जो हथियार था वज्र, तो उनका जो धनुष बना हुआ था वो दधीच मुनि की हड्डियों से बना हुआ था। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसीलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थीं, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थीं। यानी वो कहते हैं कि असुरों के पास अनेक विद्याएं थीं, पर उनके पास लोहे के शस्त्र नहीं थे, तो ना ही उनके पास घोड़े थे। लेकिन आर्यों के पास ये दोनों चीजें थीं, इसलिए आर्य विजयी हुए। यानी वो अपने यहाँ के लोगों की बात करते हुए कहते हैं, अपने यहाँ के लोगों के पास
कि हमारे यहाँ पर विद्याएं थी, सब कुछ था, लेकिन लोहे के अस्त्र शस्त्र नहीं थे। और ये दोनों चीज़ें आर्यों ने हम पर आक्रमण किया था, उनके पास ये दोनों चीज़ें थी। एक तो उनके पास लोहे के अस्त्र थे और घोड़े भी थे, इसलिए आज विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुवर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। यानी फिर वो कहते हैं फिर धीमे धीमे और विकास हुआ। उसमें बंदूकें बनी, तोपें बनी और बमें बनी। फिर यानी इस सब ने कितने ही युद्ध हुए हैं कि इस सब ने मानव का जो इतिहास है वो कितना उसने जो घसीटा है। नेक्स्ट है कि नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करने के भी ओर चल पड़ा है। यानी अब जो मानव है, जो नखधर पहले जो नाखूनों को अपना हथियार मानता था, अब वो मनुष्य एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को इसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नखदंता बलि जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले। यानी जो उसके नाखून हैं, अब भी उसे यह याद दिला देते हैं कि अभी तुम मनुष्य नहीं हुए हो, अभी भी तुम वही पशु हो जो पहले नाखून रखा करते थे। नेक्स्ट है कि सत्य क्यों, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। यानी फिर वो सोचते हैं कि आज मैं ये बात सोचता हूँ कि आज जो मनुष्य है वो अपने बच्चों से कहता है कि नाखून काटो, अगर वो नहीं काटते तो उन्हें डांटता है। लेकिन किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वो अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता होगा। लेकिन अगर मैं पुराने ज़माने की सोचूं, यानी कुछ साल पहले की, मैं लाख वर्ष पहले की सोचूं, तो जो मनुष्य है अगर वो अपने बच्चों को अगर नाखून नष्ट हो जाएं तो उसके लिए डांटता होगा। लेकिन प्रकृति है कि अब भी नाखूनों को जलाई जा रही है, और और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि अंधे नहीं हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोट कोट गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुके हैं। यानी वो कहते हैं कि वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, वे नहीं जानते कि मनुष्य को इससे भी बहुत अच्छे अच्छे जो शक्तिशाली हथियार हैं वो मिल चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है। लेकिन यह कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े हुआ है। यानी वो इसमें जो हिरोशिमा का हत्याकांड हुआ था उसमें मनुष्यों ने ही तो किया था। एक मनुष्य, कुछ मनुष्यों ने सैकड़ों मनुष्यों को मारा था। वो भी हिरोशिमा की बात करते हुए कहते हैं, जो हिरोशिमा पर जो जापान ने बम फेंका था उसकी वो चर्चा करते हुए कहते हैं कि मनुष्यों के पास तो अब बहुत विशाल हथियार हो गए हैं। पहले तो वो नाखूनों से ही डरता था, लेकिन अब तो वो और हिंसक और पशु हो गया है। यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक हैं। मनुष्य की पसता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यानी वो कहते हैं कि मनुष्य अपने नाखूनों को कितनी बार काट दे लेकिन उसकी जो पसता है वो ऐसे नहीं जाती। तो आगे देखें कि कुछ हजार साल पहले मनुष्य के नाखूनों को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। यानी फिर वो कहते हैं कि कुछ वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, जो हमारे नाखून हैं उन्हें जो एक तरीके के सुकुमार विनोद यानी फैशन के तौर पर उन्हें प्रयोग में लाया जाता था। बादशाह के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। यानी जो बादशाह की जो पुस्तक है कामसूत्र, उससे पता चलता है कि जो भारतवासी हैं वो अपने नाखूनों को बहुत अच्छे से संवारते थे। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है, त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि। यानी दोस्तों जो हमारे नाखून काटने की जो प्राचीन कला है उसको बताते हुए कहते हैं कि इनमें से 4 कलाएं उन्होंने बताई हैं कि त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। यानी फिर वो कहते हैं कि ये आकृति जो नाखून है वो इस जो आकृतियों में काटते हैं
ये उन दिनों उन विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिक्त मोम और अलक्त आलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े-बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिण लोग छोटे नखों को। यानी फिर वो कहते हैं जो गौड़ देश हैं, उनके लोग हैं वो बड़े-बड़े नाखून रखते थे और जो दक्षिणार्थ के लोग हैं वो छोटे नाखूनों को रखते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि अपनी अपनी रुचि है देश की भी और काल की भी। यानी फिर वो कहते हैं कि अपनी अपनी रुचि है, पहले की कुछ ऐसी आवश्यकता रही होंगी देश की भी और समय की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की और नीचे खींचे जाने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। एक मिनट दोस्तों। हाँ दोस्तों, आगे हम देखते हैं। सॉरी। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। यानी वो फिर नाखूनों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो प्राणी शास्त्र वैज्ञानिक हैं, जो शरीर वैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती हैं। यानी फिर वो कहते हैं कि जो मानव शरीर है उसमें पहले बहुत से विकार थे। यानी वो पहले जो हमारे प्राणी शास्त्र के जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि जो हमारा मानव शरीर है उसमें हमारे बहुत से अंग थे पहले, लेकिन जो इसमें वो दरअसल जो डार्विन की जो थ्योरी है उसकी बात करते हुए कहते हैं कि जिन जिन अंगों का बहुत समय तक प्रयोग नहीं होता वो अंग प्राय धीमे धीमे नष्ट हो जाते हैं। तो उसी की तरह वो इसमें बताते हैं कि नाखून भी धीमे धीमे हो जाएंगे। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। यानी कुछ जो अवशेष रह गए हैं उनमें जो क्या है, तो नाखून का बढ़ना उसमें एक है, केस का बढ़ना यानी बालों का बढ़ना, दांत का दोबारा उठना और पलकों का गिरना। ठीक है दोस्तों, इनमें उसने चार की चर्चा की है, तो नाखून और जो हमारे बाल हैं, दांत हैं और पलक हैं। नेक्स्ट है कि और असल में सहजात वृत्तियों अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है, सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजा वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। यानी फिर वो जो नाखूनों से मनुष्य का संबंध बताते हुए कहते हैं कि उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, सहजात वृत्ति है, यानी नाखून अपने आप बढ़ते हैं, सहजात बढ़ते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। यानी जो नाखूनों का बढ़ना है वो क्या है, तो वो मानव, जो मानव है, मनुष्य है, उसके पशुत्व का प्रमाण है। और उन्हें जो काटने की जो प्रवृत्ति है और जो मनुष्य है कि उन्हें काट देता है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जरूर ध्यान रखना। और यद्यपि मनुष्य के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं पर वह अपनत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। यानी फिर वो कहते हैं कि अस्त्र बढ़ाना मनुष्य को पसंद नहीं है, वह उसकी प्रवृत्ति के खिलाफ है। नेक्स्ट है कि मेरा मन पूछता है किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर या मनुष्यता की ओर, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। फिर वो कहते हैं विचार करते हुए कि मेरा मन ये सोचता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि वो नाखून तो काट देता है, इससे उसकी जो मनुष्यता है वो उजागर होती है कि मानव मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही वो नाखूनों से जो अत्यधिक जो और खतरनाक जो अस्त्र शस्त्र हैं वो बढ़ाता जा रहा है। तो फिर आगे वो कहते हैं अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। यानी वो यही बात कहते हैं कि वो अस्त्र बढ़ा रहा है या अस्त्र काट रहा है।
मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जात से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून को बढ़ते हैं, ये हमारी पशुता के अवशेष हैं। यानी जो नाखून बढ़ते हैं ये हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। यानी जो हमारे जो हम लोग युद्ध अस्त्र शस्त्र जो इकट्ठे करते हैं, बढ़ा रहे हैं, ये हमारी पशुता का ही प्रतीक है। तो वो आगे कहते हैं कि भारतीय भाषाओं में प्रायः अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। यानी जो हमारी जो भाषा है उसमें इंडिपेंडेंस शब्द है, उसका समानार्थक शब्द है, वो हमें देखने को नहीं मिलता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, यानी जो 15 अगस्त को हमारे स्वतंत्रता दिवस की जब घोषणा हुई थी, तो उसमें इंडिपेंडेंस शब्द की जो चर्चा हुई थी कि घोषणा में देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। यानी जो अंग्रेजों के पत्र थे उसमें तो इंडिपेंडेंस डे लिखा था, और जो हमारे यहाँ के जो देसी भाषा के पत्र थे उसमें स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। और इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव। और फिर वो कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंस का अर्थ है, एक मिनट, कि जो इंडिपेंडेंस जो शब्द है उसका अर्थ है, तो उसका अर्थ वो बताते हैं कि अधीनता या किसी के अधीन का अभाव। पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। यानी जो इंडिपेंडेंस शब्द है, और जो ऐसे इंग्लिश में हमारे यहाँ जो 15 अगस्त है उसे इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, उसका अर्थ उन्होंने बताया है किसी की अधीनता या अधीनता का अभाव। और लेकिन जो हमारे यहाँ जो हिंदी में चर्चा की जाती है वो स्वाधीनता की जाती है, और जो कि स्वाधीनता का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। तो अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। यानी अगर अंग्रेजी के शब्द की बात करें तो वो स्वाधीनता का क्या है, तो सेल्फ डिफेंस है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्वयं का बंधन अवश्य रखा। यानी फिर वो कहते हैं कि उसने अपनी आज़ादी के या अपने स्वतंत्रता के जितने भी नाम दिए उसमें उन्होंने हमेशा स्वयं का बंधन, स्वयं शब्द हमेशा रखा। स्वतंत्रता में भी, स्वराज्य में भी, स्वाधीनता में भी। यानी स्वयं का मतलब है स्व, यानी खुद का बंधन। यह क्या संयोग की बात है, या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजाल वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। यानी ये सहजात वृत्तियाँ हैं वो अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। यानी फिर वो कहते हैं कि जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो फिर हमारे नेता लोग सोचने लगे कि हम अपने देश को कैसे सुखी और सही बना सकते हैं। हमारे देश के लोग पहली बार यह सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावी या नाना पहलुओं से विचारा गया है। फिर वो कहते हैं कि इस समस्या को हम पहली बार नहीं सोच रहे हैं, ये हमारे जो भविष्य है उसमें इतिहास में लोग सोचते आए हैं। हम कोई नौसिखिए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझने की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली। भारतीय चित्त को आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। यानी जो भारतीय लोगों का जो चित्त है, यानी जो भारतीय लोग हैं, वो आज भी अधीनता को न सोचकर स्वाधीनता को ही सोचते हैं। वो हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। यानी जो हमारा भारतीय मन है, यानी जो भारतीय लोग हैं, वो इस बात को आसानी से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे दीर्घकालीन यानी प्राचीनता से जो हमारे संस्कार रहे हैं उसमें यह हमेशा से रहा है। वो स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। जैसे ये वाली पंक्ति पर आप विशेष ध्यान देना। द्विवेदी जी कहते हैं कि अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है,
उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। फिर वो कहते हैं कि हमें ये बात लेकर चलनी चाहिए। उनका विचार है कि मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है वो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपके ही रहें। यानी जो हमारी पुरानी विचार हैं, पुरानी मान्यता हैं, पुरानी जो संस्कृति में रहे हैं, क्या हम उन्हीं से चिपटे रहें? पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। यानी जो हमारा पुराना है वो सब जगह यानी अब हमारे लिए सही नहीं भी हो सकता है। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्यता का आदर्श नहीं बन सकती। यानी अगर किसी बंदरिया का बच्चा मर गया है और वो अपने बच्चे को गोद में ले रहे, तो ये हम मनुष्यता के लिए आदर्श नहीं मान सकते। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधान के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। यानी फिर वो कहते हैं कि लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि जो हमारा नया है हम उसे ही सीधा उसका ही अनुसरण करते जाएं, उसे ही अपनाते जाएं। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यानी फिर वो कालिदास की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कालिदास की बात पर अगर हम चलें या कालिदास की बात सोचें तो वो कहते हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और जो सब नए हैं वो खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। तो हमें भी परीक्षा करके लेकर सोच लेना होगा। यानी जो हमारे लिए सही है, तो क्या पुराना नए पुराने में हमारे लिए क्या अच्छा है जिसे हम आगे रख सकें, और जो हमारा नया आ रहा है उसमें क्या बेकार है जिसे हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। इन दोनों को सोच कर ही हम आगे बढ़ें होगी और हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर बस निकल आए, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियों इस देश में अनेक आई हैं। यानी इस देश में अनेक जातियां आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। यानी इसमें वो यानी जो हमारे देश में आर्य आए, द्रविड़ आए, फिर वो यहाँ पर आए, यहाँ पे लड़े झगड़े, यहाँ पर शासन किया और फिर इसी में विलीन हो गए। यानी हम लोगों में ही विलीन हो गए। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना नाना और मुख करने चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की है, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी। समस्त वर्ण और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधन से अपने आप को बांधना। यानी फिर उन्होंने कहा है कि जितने भी इसमें वर्ण आए, जितनी भी जातियाँ आई, उनका हमेशा से यही रहा है कि हमेशा अपने ही बंधन में ही रहना चाहिए। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? फिर वो कहते हैं मनुष्य और पशु की तुलना करते हुए कहते हैं कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, यानी क्या भिन्नता है। आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उससे ठीक वैसे ही जैसे अन्य प्राणियों के। यानी मनुष्य को भी भूख नींद आदि जो भी गुण हैं वो पशु में भी है, मनुष्य में भी, अन्य प्राणियों में भी है, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे मनुष्य और पशु से अंतर करती है? उसमें संयम है। यानी फिर वो मनुष्य के जो गुण हैं उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि मनुष्य में संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, बुद्धि है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यानी जो मनुष्य है वो झगड़े यानी लड़ाई झगड़े से दूर रहता है, और जो वो गुस्से में कभी कभी उसका मन अविवेकी हो जाता है, उसको भी बाद में वो गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है। यानी कहते हैं ये आप किसी भी समुदाय जाति धर्म में ले लीजिए, ये सभी का एक समान है, ये मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वैर भाव और सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। यानी महाभारत में भी इसे सब धर्मों का वो कहा है। आगे देखें कि अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मा निर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। यानी फिर वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वो सबके सुख दुख को सहानुभूति से देखता है। यानी मनुष्य अगर मनुष्य है तो वो अपने दूसरों के जो दुख सुख हैं उनमें सहानुभूति रखता है, उनको समझता है।
यह आत्मनिर्मित बंधन नहीं, मनुष्य का ही मनुष्य से व्यवहार है। यानी निर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, यानी मनुष्य का यही मनुष्यता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। फिर वो कहते हैं कि फिर भी मैं सोचता हूँ कि यह जो नाखून बढ़ना है यह हमारे अंदर कैसे रह गया था, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था कि अजान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, यानी अज्ञान, सही दूसरी अज्ञान है कि अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे रहता है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीनें बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। यानी फिर वो कहते हैं कि अगर हम मनुष्यता के सुखी की बात करें, सुख की बात करें, तो जो विद्वान है, नेता हैं, वैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है, मशीनें बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ, धन संपत्ति की कमी है, बाह्य उपकरणों की ताकत को बढ़ाओ, इन सबसे मनुष्य है वो सुखी होगा। एक बूढ़ा कहता था, यानी फिर वो गांधी जी की बात करते हुए कहते हैं कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट कहो सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्म शोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। यानी वो गांधी जी की बात करते हुए कहते हैं कि हम इसमें अगर गांधी जी के विचार को लें तो वही सत्य है, क्योंकि जो हिंसा है उसे दूर करो, मिथ्या को हटाओ, इन सभी जो गांधी जी के गांधीवाद है उस दर्शन की बात करते हुए कहते हैं कि जो गांधी के विचार हैं उन्हें अपनाओ तो ही हम आगे सुखी रह सकते हैं। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्यता का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। यानी उस बूढ़े ने जो बातें कहीं वो उस आदमी को अच्छी लगी या बुरी लगी वो बात तो छोड़ो, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। यानी जो इंसान की, जो मनुष्य की जो नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति यानी हिंसक की जो प्रवृत्ति है वही हमेशा हावी रही। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। यानी वो कहते हैं कि मैं फिर सोचता हूँ कि उसने तो कितनी सही बात कही थी और लोगों ने उसे ही मार दिया। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी तरह झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। यानी फिर वो कहते हैं कि मनुष्य का उसी तरह जो अनावश्यक अंग है वो उसी तरह जड़ जाएगा जैसे उसकी पूंछ। यानी पहले हम मानते हैं कि हमारा विकास हुआ तो पहले हम बंदर की भांति थे, फिर हमारी पूंछ धीमे धीमे जो हमारी पूंछ थी वो हट गई और हम बंदरों से धीमे धीमे भिन्न होते गए। उस दिन मनुष्य की पछता भी लुप्त हो जाएगी, यानी उसी प्रकार हमारे नाखून हैं वो भी बंद हो जाएंगे और हमारी पछता का भी अंत हो जाएगा। शायद उस दिन वह वर्णाशस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर पशुता का निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बेहतर जीवन में रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और लय से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। यानी फिर वो कहते हैं कि हमें बच्चों को यही सिखाएं कि जो हमारे नाखून बढ़ते हैं वह हमारी पशुता का प्रतीक है और अगर हम अपने नाखूनों को फिर काट दें या उनको न बढ़ने दें, ये हमारी मनुष्यता का प्रतीक है। और बच्चों को हम यही सिखाएं कि बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से जो प्राप्त वस्तुएं हैं, यानी अभ्यास और जो अपने परिश्रम से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं वही हमारे लिए, वही मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। फिर वो सफलता और चरितार्थ में अंतर बताते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे देखना कि मनुष्य वर्णाशस्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। यानी मनुष्य इसे भी अपना चरितार्थ मानेगा, इसे भी वो अपना समझेगा
कि वो बाह्य उपकरण इकट्ठे कर रहा है, बहुत से उसमें शस्त्र हैं उसके पास, बहुत बहुमूल्य वस्तुएं हैं उसके पास, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मनुष्य का चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में से है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निसंशेष आवदेन देने में है। यानी मनुष्य का भाव है कि वो एक साथ मिलजुल कर रहे, प्रेम से मैत्री भाव से रहे और त्याग करे दूसरों के लिए, उसमें ही उसका मंगल है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती हैं। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो दोस्तों यही हमारा निबंध समाप्त होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको निबंध? उम्मीद है आपको निबंध अच्छा लगा होगा। अगर आपको निबंध और अच्छे से पढ़ना है तो मैं सुझाव दूंगा कि एक बार आप इसका स्व अध्ययन और करें। अगर आपको इस निबंध की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे हिंदी एकेडमी से जुड़ जाइए। उसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के चैनल जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसकी लिंक से जुड़कर राधे हिंदी एकेडमी से जुड़ जाइए, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट निबंध में।